तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों, हम क्लास 10 वाले बच्चों के लिए लेकर के आए आज आपके एसएसटी सब्जेक्ट को बच्चों, जो कि आपके एसएसटी में जो बच्चों सब्जेक्ट आपका चलता है इतिहास। प्यारे बच्चों, हम इसे यहाँ पे आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम आज इतिहास के एक बेसिक तरीके से समझेंगे और आपके क्लास 10 में बच्चों जो भी चैप्टर है उसे यहाँ पे हम बाय चैप्टर बाय पॉइंट बच्चों आपको हम समझाते हुए निकलेंगे, ताकि बच्चों आपके इतिहास में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बच्चों आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में इतिहास सब्जेक्ट से बच्चों 20 नंबर का आपका कोई भी बच्चों क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। प्यारे बच्चों, हम आपको मैथ पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, हिंदी पढ़ा रहे हैं बच्चों, व्याकरण पढ़ा रहे हैं, सारा चीज़ बच्चों पढ़ा ही रहे थे, लेकिन बच्चों एसएसटी नहीं पढ़ा रहे थे। तो बच्चों एसएसटी भी हम आज से आपके लिए लेकर के आना शुरू कर दिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों ज़्यादा लेट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इतिहास क्या है। बच्चों, ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि अगर आप इसे पढ़ना अच्छे से अगर मन से समझना शुरू करेंगे तो आप बच्चों इसमें डूबते चले जाएंगे। और बच्चों, हम आपके साथ हैं, आपको हम इतना अच्छे से पढ़ाएंगे कि आपको इतिहास पढ़ने में नहीं बल्कि बच्चों आपको इतिहास से प्रेम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इतिहास को जानते हैं, इतिहास क्या है। तो प्यारे बच्चों, इतिहास जो हम पढ़ते हैं तो इतिहास क्या होता है कि हमारे पास्ट में जो भी घटना घटी होती है बच्चों उसे हम इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों, हमारे पास्ट में तो बहुत सारी घटना घटी हुई है। हमारे दादाजी भी वो बहुत सारे काम किए होंगे, आपके भी दादाजी बहुत सारे काम किए होंगे। तो क्या बच्चों हम सारी चीज़ को इतिहास में पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं बच्चों। तो इतिहास में पढ़ने के लिए जो भी घटना घटी है बच्चों उसका एक प्रमाण होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई प्रमाण है बच्चों तो उस चीज़ों को हम इतिहास में पढ़ लेते हैं। बात आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि इतिहास क्या हो रही है। तो बच्चों, आपको इसका परिभाषा देखिए क्या होगा। तो ध्यान से यहाँ पे देखिए, हम आपके लिए परिभाषा भी लिखे हुए हैं बच्चों, आप इसे समझिए। क्या लिखे बच्चों कि तथ्य और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा, ध्यान से समझिए, इतिहासकार मतलब क्या हुआ बच्चों? जो इतिहास को लिखने वाला है। ठीक है, इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना। उजागर करना मतलब बच्चों प्रेजेंट करना। ठीक है, करना ही क्या कहलाती है बच्चों? इतिहास कहलाती है। तो ध्यान से समझिए बच्चों, कहा कि कोई भी घटना जो घटा है अगर उसका कोई प्रमाण है, ठीक है, और अगर उस प्रमाण के आधार पर कोई इतिहासकार उस घटना को हमारे सामने फिर से प्रेजेंट कर देते हैं तो बच्चों हम उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। इतिहास का ये आपका एक सटीक बच्चों परिभाषा हम आपको बताएं। अब बच्चों देखिए, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो बच्चों याद रखिएगा, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों? हेरोडोटस को। तो बच्चों इसे याद रखने का ट्रिक क्या है? तो देखिए, इतिहास को इंग्लिश में बच्चों हिस्ट्री कहते हैं और एच से हिस्ट्री होता है बच्चों और एच से हेरोडोटस भी होते हैं। बच्चों, ये हेरोडोटस जो थे बच्चों, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये यूनान देश के निवासी थे। कहाँ के बच्चों थे? ये यूनान देश के निवासी थे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये तो आपका इतिहास का कुछ छोटा सा एकदम शॉर्ट में आपको बच्चों हम परिभाषा बता दिए। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, क्लास 10 में जो आपका पहला चैप्टर जो बच्चों इतिहास में आता है उस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो बच्चों सबसे पहले देखिए, यूरोप क्या है? तो यूरोप हम लोग जानते हैं बच्चों, यूरोप एक महादेश है। बच्चों, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद की परिभाषा देखिए बच्चों क्या होती है। राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी क्षेत्रों में अहम भूमिका अहम योगदान होती है। ठीक है, अर्थात किसी भी ध्यान से समझिए बच्चों, किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। अब बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं राष्ट्रवाद क्या है? तो किसी भी देश का विकास करना बच्चों क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। राष्ट्रवाद का विकास बच्चों 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। तो बच्चों सबसे पहले समझिए ये राष्ट्रवाद क्या है। हम अगर अपने समाज में रह करके अपने समाज या अपने देश के बारे में कुछ विकास करने की अगर परिकल्पना को करते हैं बच्चों, तो वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, अब देखो ये यहाँ पे क्या कहा है कि जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना को विकास करती है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? राष्ट्रवादी कहते हैं। ठीक है ना। मतलब बच्चों, अगर हम सोच रहे हैं तो हम बच्चों राष्ट्रवादी होंगे और जो बच्चों अपने देश के लिए हम सोच रहे हैं उस सोच को बच्चों राष्ट्रवाद कहेंगे। सोचने वाला व्यक्ति बच्चों राष्ट्रवादी होंगे और जो चीज़ें वो सोच रहा है बच्चों उसको हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, ताकि जिससे समाज का या फिर देश का बच्चों एक विकास हो सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप अपने घर में हैं और यदि अभी आप सोच रहे हैं कि हमारे घर
के बगल में एक नाला बन जाएगा, तो हमारे गांव के सभी गंदगी उस नाले के माध्यम से बाहर हो जाएगी। तो बच्चों आप हुए राष्ट्रवादी व्यक्ति, और आप बच्चों क्यों हुए राष्ट्रवादी व्यक्ति, तो आप अपने समाज के विकास के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ें होती है बच्चों राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या लिखे हैं, यहाँ क्या है बच्चों, इन्होंने संपूर्ण विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो हम आपको फोटो जो बच्चों आपको हम दिखा रहे हैं, ये फोटो बच्चों किनका है, तो ये बच्चों फोटो है लुईस सोलवा का। किसका है बच्चों, लुईस सोलवा, ध्यान से याद रखिएगा बच्चों, नाम क्या है इनका, लुईस सोलवा नाम है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये कौन थे बच्चों, देखिए लुईस सोलवा जो थे बच्चों, ये 1789 ईस्वी में फ्रांस का राजा था बच्चों, ठीक है। और ये काफ़ी निरंकुशवादी राजा था, ठीक है, जिसका कोई भी नियम जनता के हित में नहीं था। इन्होंने अपने राज्य में ऐसे ऐसे बच्चों नियम को ला के रखा था जिससे कि बच्चों जनता का कोई भी भलाई हो ही ना सके। जैसे कि बच्चों क्या नियम था, तो सामंती व्यवस्था को लगा के रखा हुआ था। सामंती व्यवस्था क्या होता है बच्चों, तो सामंती व्यवस्था हम आपको अगर ऐसे समझाएं, तो जैसे कि एक ये राजा है, राजा बच्चों क्या करते थे, तो अपने नीचे में एक दलाल को रखते थे, ठीक है, दलाल को, ठीक है, ध्यान से समझिए बच्चों, क्या किसको रखते थे, दलाल को। और ये बच्चों दलाल क्या करते थे, तो एक गाँव में जितने भी किसान हुआ करते थे बच्चों, ये सभी किसानों से बच्चों कहता था कि तुम्हारा जो ज़मीन है, ये ज़मीन तुम्हारा जरूर है, ठीक है ना, ये कि ये जमीन बच्चों सारा जमीन इस दलाल के अंडर में हुआ करते थे, ठीक है ना। और ये किसान बच्चों अपने खेत में जितना भी मेहनत मजदूरी करके जितने भी अनाज को उपजाते थे, ये सारा अनाज बच्चों ये दलाल को देना इसको पड़ता था, किसान को। और ये दलाल का जितना मन होता था उतना इस किसान को दिया करते थे। जैसे मान लीजिए अगर कोई अनाज बच्चों कोई किसान 100 मन उपजाए हैं, तो उसका अगर दलाल का मन हो चलो इसको 10% देते हैं 100 मन का, तो वो 10% देता था। किसी का मन हुआ 5% देने का, तो 5% दिया करते थे। बाकी का बच्चों जो भी अनाज हुआ करता था वो राजा के दरबार में पहुंचा दिया जाता था। तो बच्चों ऐसे व्यवस्था को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, तो समांती व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, समांती व्यवस्था, ठीक है ना। तो लुईस सोलवा बच्चों अपने राज्य में यही सब व्यवस्था को लगा के रखा था, ठीक है, जिससे कि जनता को जरा सा भी बच्चों इसके ऊपर भरोसा नहीं था। और बच्चों ये काफी निरंकुशवादी राजा था, ठीक है ना, ये चीज़ को याद रखिएगा। इन्होंने बच्चों शिक्षा पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि बच्चों राजा को पता था कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो जो वो हमारे खिलाफ आंदोलन को कर देगा, ठीक है ना। तो इसके कारण से बच्चों ये क्या क्या था, तो शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल तरीके से क्या कहते हैं बच्चों, उसको चौपट करके रखा हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए ये तो हम आपको बच्चों थोड़ा सा लुईस सोलवा के बारे में आपको हम बता दिए, थोड़ा सा सोचिए बच्चों इसकी जीवनी पे चर्चा कर लेते तो आपको हम बता दिए, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों आपके एग्जाम में जो पहला जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, वो कहा जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। कहा जाता है बच्चों कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो बच्चों आपको बताया अभी जस्ट कि 1789 ईस्वी में बच्चों फ्रांस का राजा कौन था, लुईस सोलवा था, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों लुईस सोलवा को कहाँ कहा जाता है, तो 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैदिक कारणों को माना जाता है, ठीक है बच्चों। फ्रांस की क्रांति के समय, ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पे क्या कहा है, फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासक लुईस सोलवा था। इसके काल में बच्चों भ्रष्टाचार का बोलबाला था, सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति खराब थी, जबकि पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। इस क्रांति देखिए ध्यान से समझिए बच्चों, इस क्रांति मार्ग को वोल्टेयर, रूसो तथा मोनेस्क्यू ने आगे बढ़ाया। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। अब आपको क्वेश्चन में कहा कि जब लुईस सोलवा वहाँ पे राजा बना हुआ था फ्रांस में, तो वहाँ पे आखिर क्रांति क्यों किया वहाँ के जनता ने। तो हम आपको जस्ट बताया अभी जस्ट पहले बच्चों कि लुईस सोलवा बहुत ही घोर प्रतिक्रियावादी राजा था, निरंकुशवादी राजा था। तो बच्चों ये जो निरंकुशवादी राजा था, तो प्रजा जो वहाँ के थे बच्चों बिल्कुल खुश नहीं थे। लुईस सोलवा बच्चों वहाँ पे राजनीतिक बल बना करके रखा हुआ था, आर्थिक दृष्टि से बहुत लोगों को कमजोर करके रखा हुआ था, ठीक है ना। तो ये सब कारणों को माना जाता है बच्चों, क्योंकि बच्चों लुईस सोलवा काफी निरंकुशवादी शासक था, ठीक है। और इसके शासन में बच्चों भ्रष्टाचार का बोलबाला था। भ्रष्टाचार का बोलबाला मतलब वही बच्चों दलाल वगैरह वही सब का बच्चों चलती हुआ करता था। पादरी और कुलीन वर्ग का जो लोग थे बच्चों, उसकी स्थिति अच्छी थी। पादरी बच्चों क्या होता है, तो जो बच्चों पूजा पाठ किया करते थे उस समय में, उसको बच्चों पादरी कहा जाता है। कुलीन वर्ग क्या होते हैं बच्चों,
तो कुलीन वर्ग जो होते हैं वो होते हैं क्या कि एक मतलब छोटे मोटे जो व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जिसकी स्थिति किसानों से बेहतर है उसको बच्चों कुलीन वर्ग कहा जाता है। तो बच्चों जो जिसकी स्थिति किसानों से बेहतर थी तो वो बच्चों ठीक ठाक वहाँ पे अपने जीवन यापन को चला रहे थे। बाकी बच्चों किसान वगैरह जो भी मजदूर वगैरह थे वहाँ पे उसकी स्थिति बिल्कुल ही खराब हो गई थी, ठीक है। तो यही सब कारणों से बच्चों वहाँ पे क्या हुआ, फ्रांस के दो व्यक्ति था जिसका नाम क्या था बच्चों, वोल्टेयर रूसो और मोनेस्क्यू था, ठीक है ना। ये दोनों व्यक्ति बच्चों वहाँ पे क्या किया, तो लोगों को बच्चों जागरूक करके वहाँ पे फ्रांस में क्रांति को उत्पन्न कर देता है, ठीक है ना। ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं बच्चों, तो ये दोनों व्यक्ति घर घर जाकर के सभी लोगों को जागरूक करता है, कहता है बच्चों कि ये लुई 16वां हम लोगों पे शासन कर रहा है, हमारा जमीन हमारा ही अनाज को ये मतलब कब्जा कर लेता है, तो इसके खिलाफ जंग करना पड़ेगा तभी हम लोगों को न्याय मिलेगा। और बच्चों इन्हीं दोनों के कारणों से बच्चों फ्रांस में क्रांति उत्पन्न हो जाती है। तो आई थिंक बच्चों आपको 1789 ईस्वी के क्रांति का कारण आपको पता चल गया होगा क्यों हुआ था और किन के वजह से हुआ था, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम आपको यहाँ पे बताते हैं समानतावाद क्या है। तो बच्चों ये एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें बच्चों क्या होता है, जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है, जिसे बच्चों समानतावाद कहते हैं, सामंतवाद कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है कि जमींदार जो होता है बच्चों किसानों से अधिक, मतलब किसान का ज़मीन है लेकिन किसानों का बच्चों उस ज़मीन पर अधिकार नहीं होता था, बस वो खेती करता था, जो भी अनाज हुआ बच्चों वो जा करके जमींदारों को रिटर्न जा करके पहुँचा दिया करता था। तो ऐसे व्यवस्था को बच्चों क्या कहते हैं हम लोग, सामंतवाद कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो पहले बच्चों यहाँ देखिए समझिए बातों को, कहा है सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब किसान मजदूर शामिल होते हैं बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। मतलब एक समाज था ऐसा जिसमें कि सिर्फ गरीब किसान रहा करता था और मजदूर रहा करता था, ठीक है ना। तो इस समाज को ही बच्चों सर्वहारा वर्ग कहते हैं, इसमें कोई भी अच्छे कैटेगरी के लोग नहीं रहा करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि साम्राज्यवाद क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ समझिए बच्चों, कहा है कि जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर जबरदस्ती जो है अपनी अधिकार जमा लेता है, तो बच्चों जो अधिकार जमाते हैं वैसे देशों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, साम्राज्यवाद कहते हैं, ठीक है। साम्राज्यवाद का आर्थिक शाब्दिक अर्थ जो होता है बच्चों वो होता है शोषण करना। मतलब जब कोई छोटा देश बड़े देशों को क्या कर लेता है बच्चों, गुलाम बना लेता है, तो बड़े देश जो होते हैं बच्चों वो क्या कहलाते हैं, आपके साम्राज्यवाद कहलाते हैं, ठीक है। उसका शोषण करता है छोटे देशों का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है बच्चों कि मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। बच्चों ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपके 2 नंबर का क्वेश्चन होता है बच्चों, ये आपके एग्जाम में पूछे जाती है सब क्वेश्चन को, तो आप ध्यान से इस सारे क्वेश्चन को समझिए। क्या है बच्चों कि समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसका जीवन यापन अपनी छोटे मोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं, जो उसे ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, मध्यम वर्ग कहते हैं। मतलब वैसा लोग जो कि बच्चों अपने जीविका को छोटे मोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से चलाते हैं, वैसे लोगों को बच्चों क्या कहते हैं हम लोग, मध्यम वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या कहा कि 1789 ईस्वी के क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम क्या थे। मतलब फ्रांस में जब 1789 ईस्वी का क्रांति हुआ तो लुई 16वां जो था बच्चों, अब हम आपको थोड़ा सा इसकी जीवनी को बता देते हैं। लुई 16वां बच्चों जब वहाँ पे राजा बना हुआ था तो ये काफ़ी घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। तो अब वहाँ पे क्या होता है बच्चों, वहाँ के लोगों ने इसके खिलाफ जंग कर देता है, क्रांति कर देता है, और राजा को जो है बच्चा होता है सभी लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं, और वहाँ पे सारे लोग एक साथ होकर के एकजुट होकर के बच्चों राजा पे आक्रमण कर देते हैं, और लुई 16वां को बहुत बुरी तरीके से बच्चों वहाँ पे मार दिया जाता है, ठीक है ना। और साथ में बच्चों इसकी पत्नी को भी वहीं पे मार दिया जाता है। तो बच्चों जब इसका लुई 16वां वहाँ पे फ्रांस के राजा का इसका जब शासन खत्म हो जाता है, तो वहाँ पे बच्चों जो भी पढ़े लिखे लोग थे उन लोगों ने बच्चों वहाँ पे एक नया सब कानून को बनाता है, और वो मिल करके बच्चों फ्रांस को बच्चों वहाँ पे संभालता है। तो बच्चों ये क्रांति के बाद वहाँ पे जब ये लुई 16वां हार जाता है, तो वही कहा गया है कि जब क्रांति खत्म हुआ तो वहाँ पे क्या क्या नया काम किया गया। तो यही है बच्चों हमारा क्वेश्चन। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन को हम आपको समझाते हैं। देखिए वहाँ पे क्या क्या नया काम किया गया। तो सबसे बच्चों पहला काम क्या किया गया, तो वहाँ पे जो है नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। नेशनल असेंबली क्या होता है बच्चों, जस्ट लाइक जैसे हमारे देश में लोकसभा विधानसभा हुआ करते हैं, जिसमें कि बच्चों पूरे देश के डाटा को उसमें प्रेजेंट किया जाता
जाता है कौन से गांव में, कौन से शहर में क्या काम हो रहा है, क्या काम होने वाला है, क्या काम होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का बच्चों वहाँ पे डाटा को प्रेजेंट किया जाता है नेशनल असेंबली में। तो बच्चों फ्रांस में भी जब वहाँ लुई 16वां को हरा दिया गया तो वहाँ के लोगों ने एक नेशनल असेंबली की स्थापना किया। ठीक है, उसके बाद बच्चों की लुई 16वां का जो भी संविधान था बच्चों, वो संविधान को हटा करके वहाँ पे एक नया संविधान बनाया गया। उसके बाद बच्चों कहा गया कि सभी को समान अधिकार दिया गया, मतलब कोई भी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो मध्यम वर्ग के लोग हैं, चाहे वो अमीर है, गरीब है, जो भी लोग हैं बच्चों, सभी को एक समान अधिकार दिया गया। ठीक है ना, समानती व्यवस्था को बच्चों खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया बच्चों। और उसके बाद बच्चों क्या कहा कि आंतरिक आयात निर्यात कर को समाप्त कर दिया गया। मतलब आंतरिक आयात निर्यात क्या होते हैं बच्चों, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा ये देश है, ये छोटा सा देश है। अब बच्चों क्या होता था कि अगर ये देश वाला इस देश में कुछ भी बेचने के लिए आता था तो बच्चों इस देश वाले से बच्चों यहाँ पे टैक्स दिया जाता था, और जब कभी ये देश इस देश में बेचने के लिए कुछ आता था तो इससे बच्चों यहाँ पे टैक्स दिया जाता था, जिसके कारण से क्या होता था बच्चों कि दोनों देश किसी भी देश में आपस में आयात निर्यात कोई भी वस्तु का नहीं क्या करते थे। तो ये चीज़ को बच्चों देखते हुए वहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं, इस सिस्टम को हटा दो, सभी राज्य के लोग जितने भी है, सभी देश के लोग एक दूसरे के देश में जाकर के अपने सामान का आयात निर्यात कर सकते हैं, उससे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो बच्चों वही कहा गया यहाँ पे कि आयात निर्यात कर को समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, उसके बाद बच्चों कहा गया कि नाप तौल की समान पद्धति को अपनाया गया। उसके बाद बच्चों कहा कि फ्रांस को राष्ट्रभाषा की दर्जा दिया गया और अपना एक राष्ट्रगान बनाया गया। तो प्यारे बच्चों इतना सारा काम वहाँ पे किया गया फ्रांस के क्रांति के बाद फ्रांस में, तो इस चीज़ को याद रखिएगा बच्चों। अब आपको बताते हैं बच्चों, जब ये क्रांति वहाँ पे हो रही थी तो उसी समय बच्चों वहाँ पे एक और नेपोलियन बोनापार्ट नाम करके बच्चों व्यक्ति था, जो कि बच्चों ये एक प्रकार का क्या था, तो बच्चों यहाँ पे हमको फोटो दिखा रहे हैं बच्चों, यही है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है ना, ये जो बच्चों आपको दिख रहा है ये बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति था बच्चों। ठीक है, ये मुख्य रूप से तो बच्चों सेनापति का मतलब रूपों में काम कर रहे थे। ठीक है ना, इनका जन्म बच्चों कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। तो अब ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि जब बच्चों फ्रांस में ये क्रांति हो रही थी 1789 ईस्वी का लुई 16वां के खिलाफ में, तो बच्चों उस समय में ये क्या थे, तो ये जो थे एक सेनापति के रूप में काम कर रहे थे। कौन बच्चों, तो आपके नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है ना बच्चों, अब जब बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ पे एक सेनापति के रूप में काम कर रहे थे, तो ये बच्चों बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति थे। ठीक है ना, इनका जन्म कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। बचपन का नाम बच्चों इनका क्या था, तो नेपोलियन दी बोनापार्टे नाम था। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये फ्रांस की क्रांति में सेनापति के रूप में ये काम कर रहा था, हम आपको अभी जस्ट बताए बच्चों। और इतिहास में नेपोलियन को विश्व का सबसे महान सेनापति में गिना जाता था बच्चों, ये सबसे महान सेनापति था, इसके जैसा ताकतवर कोई नहीं था बच्चों। और इसके अंदर में एक खासियत ये था बच्चों कि ये जब भी कभी कहीं पर भी भाषण दिया करते थे तो बच्चों लोगों को अपने ओर मोहित कर लेते थे, अपनी बातों में बच्चों मोहित कर लिया करते थे। तो बच्चों इसके अंदर में एक राजा का भी गुण था, तो बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति था बच्चों। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि इसके मन में खलबली मचता है कि जब यहाँ पे 1789 का क्रांति जब हो रहा था फ्रांस में, तो इसको लगा कि बच्चों जब यहाँ लुई 16वां हार गया, तो अब इसको लगा कि बच्चों इस फ्रांस को चलाने के लिए कोई तो व्यक्ति एक चाहिए। तो बच्चों ये जो होता है उस समय सोचते हुए ही बच्चों इन्होंने क्या करता है, ये राजनीति में बच्चों प्रवेश कर लेता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से 1789 ईस्वी में जब क्रांति हो रही थी उसी समय बच्चों इन्होंने क्या किया, तो राजनीति में बच्चों ये प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, कौन बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है बच्चों, अब जब ये प्रवेश कर जाता है तब क्या होता है बच्चों, तो ये 18 मई 1804 ईस्वी को यह जो है बच्चों फ्रांस का सम्राट बन जाता है। ठीक है, और अपना एक अलग कानून बनाता है जिसे नेपोलियन संहिता का नाम दिया जाता है। तो बच्चों कहा जाता है, क्वेश्चन भी कई बार पूछा है बच्चों कि नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया, तो याद रखिएगा बच्चों जब वो राजा बना 18 मई 1804 ईस्वी को, तभी बच्चों ये क्या बने, तो तभी बच्चों वहाँ पे नेपोलियन संहिता कानून लागू किया गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए बच्चों आपको हम थोड़ा सा इसकी जीवनी पे आपको लेके चलते हैं। ये बच्चों काफ़ी ज़बरदस्त व्यक्ति थे और इन्होंने बच्चों वहाँ पे रहते हुए जब ये वहाँ का राजा बन जाता है
तो ये बच्चों बहुत सारे अच्छे अच्छे कानून को अपने देश में, अपने फ्रांस में बच्चों लागू कराते हैं, जिससे कि बच्चों समाज में एक अच्छा सा उदय हो, समाज अच्छा समाज का उदय हो सके और लोग बच्चों इसे प्यार करने लग गए थे, ठीक है ना। इसको काफ़ी मानने लगे थे, सभी जगह बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट का चर्चा होने लगा था। इन्होंने बच्चों समानता अधिकार को खत्म कर दिया था, सभी चीज़ों को बच्चों जो लगा कि नहीं ये प्रजा के हित के लिए है, मतलब जितना भी लुई 16वां ने कानून बनाया था बच्चों, ये सारे कानून को बच्चों अलग कर देता है, बोलता है नहीं ये सारा कानून को खत्म करो। और बच्चों ये क्या करता है, अपना एक नया कानून बनाता है जिसमें कि बच्चों सिर्फ प्रजा का भलाई हो सके। यहाँ पे बच्चों आपको जितने भी ये कानून बताए थे बच्चों, ये सारे कानून को ये भी कर बताते हैं, और ये बच्चों वहाँ पर इसी का ये बनाया हुआ वहाँ पे कानून होता है, ठीक है, फ्रांस में, ठीक है ना। तो फ्रांस की क्रांति के बाद बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ का राजा बन जाता है, और ये बच्चों वहाँ पे अपना एक नया कानून बनाता है। तो बच्चों कानून क्या क्या बनाया था, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने वहाँ पे कानून क्या बनाया, नेशनल असेंबली का स्थापना किया, नया संविधान बनाया, सभी को समान अधिकार दिया, समानता व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, ठीक है बच्चों, आंतरिक आयात निर्यात को समाप्त कर दिया गया, नाप तौल की समान पद्धति को अपनाया गया, फ्रांस को राष्ट्रभाषा बनाया गया, और बच्चों वहाँ पे एक अपना राष्ट्रगान बनाया गया फ्रांस का। अब बच्चों क्या होता है कि सभी जगह बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट का जय जयकार होने लगता है, तो इसको बच्चों हो जाता है बात पे घमंड। जब बच्चों इसको घमंड होता है तो इसको लगता है कि अब हम क्या करें, तो इसको लगता है कि हम अपने फ्रांस में रह करके फ्रांस को तो बदल ही रहे हैं, इसके फ्रांस के अगल बगल में बच्चों जितने भी कंट्री है, इसने क्या करता है बच्चों, छोटे मोटे जितने भी फ्रांस के बगल में देश थे, ये सभी देशों पे बच्चों आक्रमण कर देता है, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। और ये सोचता है कि हम सभी देशों पे आक्रमण करके सभी को बदल देंगे, ठीक है ना। और इसी के कारण से बच्चों ये इस आक्रमण को करते करते कहाँ पहुँच जाता है बच्चों, तो ये पहुँच जाता है जाकर के आपका जर्मनी है, जो कि बच्चों आपके इतिहास में लिखा हुआ है प्रसा, ठीक है बच्चों। उसी प्रसा का नाम बच्चों आजकल हम लोग जर्मनी के नाम से जानते हैं। और ये बच्चों प्रसा में जाकर के वहाँ जो है प्रसा को भी अपने अंदर अधीन करने का कोशिश करता है, ठीक है। और जब बच्चों ये कोशिश करता है तो प्रसा में ही एक मैदान है बच्चों जिसका नाम है, क्या है बच्चों, जिस मैदान का नाम है बच्चों वाटरलू। क्या नाम है बच्चों, वाटरलू। तो बच्चों अब ये क्या करता है कि वाटरलू मैदान पे पहुंच जाता है और वहाँ पे प्रसा के राजाओं से बच्चों युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन बच्चों क्या होता है कि इस प्रसा के युद्ध में बच्चों क्या करता है, तो इस प्रसा का बच्चों बहुत सारे देश जो है इसका सपोर्ट कर देता है प्रसा का, और नेपोलियन बोनापार्ट बच्चों अकेला पड़ जाता है, और जिसके कारण क्या होता है बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट उस युद्ध को हार जाता है। तो बच्चों यही था आपके प्रसा का युद्ध, मतलब वाटरलू का युद्ध। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन आता है आपके वाटरलू के युद्ध से आप क्या समझते हैं। देखिए बच्चों आपको हम समझाते हैं, आप क्वेश्चन को कैसे लिखना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे समझिए क्या कहा है बच्चों कि वाटरलू का युद्ध जो था, वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। नेपोलियन का ये अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ बच्चों कौन था, तो बच्चों रूस, ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सभी देश की बच्चों सेना थी, ठीक है। सभी कोई बच्चों मिल करके नेपोलियन को हराने के लिए वहाँ पे पहुँचता है बच्चों प्रसा। सब राजा को ये लगता है बच्चों कि अगर नेपोलियन जिंदा रहेगा तो हम लोगों का कोई भी काम ये अच्छे से होने नहीं देगा, क्योंकि बच्चों नेपोलियन समाज की भलाई के लिए सभी काम को कर रहा था, जबकि वहाँ पे प्रसा हो गया, आपका हेनरी हो गया, ब्रिटेन हो गया, यह सब की जो राजा था बच्चों ये प्रजा के हित में कोई भी काम को नहीं करता था। तो सभी राजाओं बच्चों मिल करके इसको हराने की कोशिश करता है, और वाटरलू के युद्ध में सब कोई मिल करके बच्चों नेपोलियन पर आक्रमण कर देता है, ठीक है बच्चों। जिसके कारण क्या होता है बच्चों, नेपोलियन युद्ध को हार जाता है और नेपोलियन बच्चों वहाँ पे आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद बच्चों इसे एक कैदी के रूप में बंद करके इसे बच्चों एक सेंट हेलेना नामक बच्चों टापू पर जाकर के भेज दिया जाता है बच्चों। ये एक टापू क्या होता है बच्चों, ये समुद्र के बीचों बीच होते हैं बच्चों ये टापू, ठीक है। और यहीं पे बच्चों क्या करता है, नेपोलियन बोनापार्ट को बच्चों जाकर के बंद कर देता है, जहाँ पे बच्चों इसका क्या होता है, तो 6 साल बच्चों इस टापू पे रहने के बाद बच्चों इसकी 1821 ईस्वी में बच्चों इसकी मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट की भी मृत्यु हो जाती है, और ये था बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट का आपका स्टोरी। तो प्यारे बच्चों आज हम यहीं तक इसको रहने देते हैं, इसके आगे बच्चों हम आपको अब समझाएंगे इसके आगे आपका पॉइंट बुक में क्या क्या आता है। तो प्यारे बच्चों फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में, बने मतलब पर बाय, टेक केयर, सी यू।